हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग काफी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। सो फ्रेंड्स, आज हम आ चुके हैं एक और नई वीडियो साथ, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इन्वायरमेंट साइंस यानी कि पर्यावरण विज्ञान का अध्याय 2, जिसका नाम है पारिस्थितिक तंत्र अवधारणा संरचना, यानी कि किस तरीके से बनी है, उनका पिरामिड कैसा होता है, पिरामिड और अनुक्रमांक यानी उनका एक दूसरे से एक दूसरे से अनुक्रमान करेंगे उसमें, ठीक है। एक दूसरे में भेदभाव जैसे होता है ना, अंतर अनुक्रमांक करेंगे, एक दूसरे का नापतोल करेंगे। क्लियर इतना? हाँ जी क्लियर है। देखो, ये हमारा जो होने वाला है बीए का सेमेस्टर फर्स्ट है। बीए प्रोग्राम, बीए ऑनर्स और बीकॉम तीनों क्लासेस के लिए होने वाला है। ईवीएस का सब्जेक्ट है, ठीक है। फुल एक्सप्लेनेशन होने वाली है विथ नोट्स के साथ। तो इससे पहले की जो वीडियोज है, अगर आपने नहीं देखी है तो जल्दी से इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, वहां का पर आपको उन वीडियोस के लिंक मिल जाए, क्योंकि हमारे चैनल पे वो वीडियोस भी अपलोड हो चुकी है। और हाँ, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें एंड ध्यान से बेल आइकन को ऑन करता है कि जितने भी आने वाले न्यू वीडियोज है उन सभी के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। तो ज्यादा फार्म ना भरते हुए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड, जैसे कि मैंने बताया, आज हम पढ़ने वाले हैं पारिस्थितिक तंत्र अवधारणा संरचना पिरामिड और अनुक्रमांक, ठीक है। पहले देख लेते हैं कि जो पारिस्थितिक तंत्र है ये होता क्या है, इसको कहते क्या है, ठीक है। पहले हम जो चैप्टर का नाम है उसको समझ लेते हैं, ठीक है। पारिस्थितिक तंत्र, देखो जी, हम इस ब्रह्मांड में अकेले नहीं रहते हैं, ठीक है। तो हम यानी कि मनुष्य यानी कि जीव जो जैविक है यानी कि जो जीवित है, जिसके अंदर जान है वो, और अन्य यानी कि जो अजैविक या फिर जो सूक्ष्म जीव सूक्ष्म जीव और भी जो लोग हैं, उनके साथ जो हम अपना करते हैं, जैसे पेड़ पौधे हैं, जल है, वायु है, विषाणु जीव और वो शैवाल वगैरह जो है, उन सभी के साथ क्या करते हैं, हम अपने संसाधनों को बांटते हैं, अपने संसाधनों को बांटते हैं। तो जो जिस क्रिया के द्वारा हम उन्हें बांटते हैं, उसी क्रिया को, उस क्रिया में हो रहे संबंध को ही हम पारिस्थितिक तंत्र के रूप में पढ़ते हैं, ठीक है। उसकी अवधारणाएं क्या है, वो किस तरीके से बना है, उसकी संरचनाएं क्या है। पिरामिड आप लोग जानते हैं, हिंदी में भी हमने पढ़ा है। पिरामिड जो होता है वो एक त्रिभुजाकार होता है और उसमें हम लोग वर्गीकृत करते हैं, ठीक है। तो इतना समझ में आया, और जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगा कि अपनी तरफ से आपको बेस्ट दूं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम स्टार्ट कर देख लेते हैं परिचय, ठीक है। देखो, पारिस्थितिक तंत्र या फिर परितंत्र, इंग्लिश में अगर बात की जाए तो इकोसिस्टम, ठीक है। देखो, पारिस्थितिक तंत्र को हम परितंत्र कहते हैं और इकोसिस्टम कहते हैं, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। पारिस्थितिक तंत्र ही परितंत्र, अगर पूछ लिया जाए परितंत्र क्या है या पारिस्थितिक तंत्र क्या है, तो कंफ्यूज नहीं होना, दोनों ही एक है। पारिस्थितिक तंत्र भी कहते हैं और परितंत्र भी कहते हैं, और इंग्लिश में एक ही वर्ड रहेगा, वो रहेगा इकोसिस्टम। क्लियर है इतना? हाँ जी क्लियर है। हम इस दुनिया में अकेले नहीं है, जैसे कि मैंने बताया, हम इस दुनिया में अकेले नहीं हैं। हम अपने संसाधनों का अन्य जैविक घटकों के साथ साझा करते हैं। जो अन्य जैविक घटक यानी जो जैविक यानी क्या होता है, जिसमें जो जीवित होता है, जिसके अंदर प्राण होते हैं, वो क्या है, जैविक जैविक घटक कहलाते हैं, ठीक है। हमारे आसपास निर्जीव वस्तुएं भी हैं। हमारे आसपास में क्या है, निर्जीव वस्तुएं हैं, जैसे टेबल, कुर्सी, टीवी, फ्रिज, ये सभी क्या है, निर्जीव वस्तुएं हैं। अपने पूरे जीवन काल में हम अन्य जीवित प्राणियों और निर्जीव वस्तुओं के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। यानी कि हम पूरे अपने जीवन काल में जो जीवित और जो निर्जीव प्राणी हैं उनके साथ में क्या करते हैं, यानी जो जैविक और जो अजैविक घटक है उनके साथ में क्या करते हैं, परस्पर क्रिया करते हैं, उनसे तालमेल बैठाकर कार्य करते हैं, ठीक है। जैसे टीवी है, वो क्या है, उसकी उसकी हमें जरूरत है, ठीक है, उसकी हमें जरूरत है। और पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे क्या है, वो भी जीवित है, लेकिन क्या है, उसमें क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, पेड़ जो होता है वो किस प्रकाश संश्लेषण, सूर्य की किरणों से क्या करता है, भोजन बनाता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। तो ऑक्सीजन हम लेते हैं और हम क्या छोड़ देते हैं, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट कौन ग्रहण कर लेता है, पेड़। क्लियर है इतना? ये समझ में आ रहा है, ठीक है। उसका देखो, और पारिस्थितिक तंत्र के हिस्से के रूप में कार्य करते हैं। सभी ये सभी क्रियाएं जो मिलकर होती हैं, इनका क्या है, हिस्से के रूप में मिलकर कार्य करती हैं। समझ में आया? हाँ जी। देखो, पारिस्थितिक तंत्र एक ऐसा क्षेत्र या स्थान को कहते हैं जिसमें सभी सजीव और निर्जीव पर्यावरण में आपस में क्रिया करते हैं। पारिस्थितिक तंत्र जो है वो एक ऐसा क्षेत्र है या ऐसा स्थान है जहां पर सभी जीवित और जो निर्जीव है, जो जीवित और जो जीवित है यानी जो सजीव है जिसके अंदर जान है, और जो निर्जीव है जिसके अंदर जान नहीं है, वो सभी मिलकर क्या करते हैं, क्रियाएं
करते हैं। पर्यावरण में जैविक और अजैविक घटकों के संबंध के बारे में अध्ययन करना परितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र कहलाता है। बात की जाए पर्यावरण में, तो पर्यावरण में हम जैविक और अजैविक, यानी कि जो जैविक वो होता है जिसमें जान होती है, और अजैविक जो निर्जीव होती है जिसके अंदर जान नहीं होता है, ठीक है। इसी घटक के संबंध को परितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं पारिस्थितिक तंत्र या परितंत्र की संरचना, पारिस्थितिक तंत्र की संरचना या फिर परितंत्र की संरचना। क्लियर है। देखो सबसे पहले आता है हमारा जैविक। जो बात की जाए अगर इसकी, तो इसमें दो भागों में बांटा गया है, जैविक और अजैविक। किसमें बांटा गया है? जैविक और अजैविक, ठीक है। तो देखो जैविक का मतलब होता है जीवित, जिसके अंदर जान हो, जिसमें क्या आ जाता है हमारा उत्पादक। उत्पादक कौन होता है? उत्पादक कौन होता है? पेड़ पौधे, जो सूर्य डायरेक्ट उत्पाद कर लेते हैं जैसे सूर्य की किरणों से, ठीक है। उपभोक्ता कौन होता है? उपभोक्ता कौन होता है? हम, ठीक है। अब घटक कौन होता है? हमारे मरने के बाद, जैसे मान लो कोई, देखो मान लेते हैं पेड़ है, ठीक है। एक मैं ब्लैंक पेज ले लेता हूं, हाँ। तो देख लो, मान लो ये एक पेड़ है, क्या है? ये एक पेड़ है, ठीक है। यहाँ सूर्य है, तो सूर्य की किरणों से इसने क्या किया? अपना भोजन बनाया, ठीक है। भोजन बना के इसको खा किसने लिया? इसको खा लिया हमारे बकरी ने, ठीक है। कुछ भी समझ लो, बकरी ने खा लिया, ठीक है। तो बकरी ने खा लिया, कुछ टाइम बाद ये बकरी मर गई। क्या हुआ? बकरी मर गई। तो ये कहाँ चले गई? मिट्टी में। तो मिट्टी से जो इसको पचाया, इसको किसने पचाया? कीट, शैवाल, सूक्ष्म जीवों ने, ठीक है। शैवाल लिख देता हूं मैं, शैवाल ने। तो ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा अपघटक, ये हो गया उपभोक्ता, और ये हो गया उत्पादकता। क्लियर है? इतना समझ में आया? देखो राइटिंग थोड़ी अजीब है, आपको समझ में नहीं आया होगा तो छोड़ो, इतना समझ में आया। उसके बाद देखो अजैविक, यानी कि निर्जीव, जिसके अंदर जान ना हो, जैसे कि तापमान, बारिश, मिट्टी, हवा और नमी, कार्बनिक पदार्थ जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि। ऑक्सीजन के अंदर जान नहीं है, ऑक्सीजन हम लेते हैं क्योंकि हमारे अंदर जान है, ऑक्सीजन के अंदर कोई जान नहीं है। तापमान के अंदर, गर्मी सर्दी के अंदर भी कोई जान नहीं है। क्लियर है? अब बात करते हैं जैविक घटक की। तो जैविक घटक में सबसे पहला क्या था हमारा? उत्पादक। क्या था? उत्पादक, ठीक है। जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वह उत्पादक कहलाते हैं, तथा यह जीव सूर्य के प्रकाश से भोजन बनाते हैं। इन्हें प्राथमिक उत्पादक और स्वयं पोषी भी कहते हैं। उदाहरण के लिए पेड़ पौधे, शैवाल, घास आदि। क्लियर है? ये समझ में आया? अब देख लेते हैं उपभोक्ता। उपभोक्ता कौन होते हैं? यह ऐसे जीव है जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, यह उत्पादक पर निर्भर रहते हैं। किस पर निर्भर रहते हैं? उत्पादक पर। उत्पादक कौन होते हैं? पेड़ पौधे, शैवाल आदि, ठीक है। उसके बाद अब बात करते हैं उपभोक्ता। उपभोक्ता तीन प्रकार के होते हैं। अब उपभोक्ता जो है ये क्या है? सबसे पहले तो देखो, ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, ये किसके ऊपर निर्भर रहते हैं? किसके ऊपर निर्भर रहते हैं? उत्पादक के ऊपर निर्भर रहते हैं। तो अब उपभोक्ता की बात की जाए तो उपभोक्ता भी तीन प्रकार के होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता, ठीक है। तो पहले इसको भी देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। देखो प्राथमिक उपभोक्ता कौन होता है? प्राथमिक उपभोक्ता, यह जीव अपना खाना पौधे से लेता है। यह जीव जो अपना भोजन किससे लेता है? पौधे से लेता है। मतलब कि यह पूरी तरह से पौधों पर निर्भर रहता है। अगर बात की जाए प्राथमिक उत्पादकता की, तो ये क्या है? ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, और ये अपना भोजन किससे लेता है? पौधों से लेता है, ठीक है। और अगर बात की जाती है पूरी तरह से निर्भर किस पे है? पौधों के ऊपर, उत्पादक के ऊपर, है कि नहीं है। उसके बाद ये जो होते हैं ये शाकाहारी होते हैं। क्या होते हैं? शाकाहारी होते हैं। शाकाहारी कैसे हुए? क्योंकि भाई ये तो पौधों पे निर्भर है ना। अब ये लोग सांप, बिच्छू, केचुए पे तो निर्भर है नहीं, पौधों पे निर्भर है, घास पे निर्भर। तो क्या हो गया? ये क्या है? ये हमारे शाकाहारी हो गए। क्या हो गए? शाकाहारी हो गए। अब इसका उदाहरण भी देख लेते हैं कि इसमें कौन से जानवर आते हैं। तो इसका उदाहरण है टिड्ढा, जो टिड्ढा होता है, भेड़ जो घास खाता है, बकरी, खरगोश, गाय आदि। ये सभी क्या है? हमारे प्राथमिक उपभोक्ता है। कौन है? प्राथमिक उपभोक्ता। इतना समझ में आया? अब बात करते हैं द्वितीयक उपभोक्ता की, ठीक है। द्वितीयक उपभोक्ता, यह जीव अपना भोजन प्राथमिक उपभोक्ता से प्राप्त करता है। जो द्वितीयक उपभोक्ता है ये किस पर निर्भर है? प्राथमिक उपभोक्ता पे। प्राथमिक उपभोक्ता किस पर निर्भर था? उत्पादक पे, यानी कि पेड़ पौधे, शैवाल पर, ठीक है। और जो द्वितीयक है वो किस पर निर्भर है? प्राथमिक उत्पादकता पे, और उसी को ये भोजन बना लेता है। यह प्राथमिक उपभोक्ता के जीवों को मार कर खाता है।
या प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता के जीव कौन थे? टिड्डा, भेड़, बकरी, खरगोश, गाय, ये सभी क्या थे? प्राथमिक उपभोक्ता थे। और इन्हीं को मार के कौन खा जाता है? द्वितीयक उपभोक्ता। इसको ध्यान से समझना, अगर नहीं समझ में आता है ना तो आप लोग वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं, 102 बार देखो, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैं थोड़ा स्लो बोल लेता हूँ, चलो ठीक है। देखो, जो द्वितीयक उपभोक्ता है, ये जो जीव है, ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं? शिकार करते हैं। अगर एक तरह से देखा जाए तो क्या करते हैं? शिकार करते हैं। किसका शिकार करते हैं? जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, छोटे जानवर होते हैं, क्योंकि बड़े का, अभी शेर का तो कर नहीं सकता है ना, शेर भी करता है। किसका करता है वो मैं बाद में बताऊंगा। ठीक, देखो ये किसका है? ये उपभोक्ता जो है प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर रहता है। पूरी तरीके से किस पर निर्भर रहता है? प्राथमिक उपभोक्ता पर। ठीक है, उसके बाद ये जो होते हैं, ये मांसाहारी होते हैं। अब जाहिर सी बात है, इसमें से बताओ, टिड्डा है, भेड़ है, बकरी है, खरगोश है, गाय है, इसमें से कोई मांसाहारी है क्या? मतलब इसमें से कोई शाकाहारी है क्या? देखो, मैं ये नहीं पूछ रहा कि टिड्डा, भेड़, बकरी ये जो है ये शाकाहारी है कि नहीं है, इनमें से पूछ रहा ये शाकाहारी, ये कोई सब्जी, ये है तो जानवर ही ना, मांस ही तो है ना इनके अंदर। तो ये जो द्वितीयक उपभोक्ता है, ये किस पर निर्भर है? प्राथमिक उपभोक्ता पर। किस पे है? प्राथमिक उपभोक्ता पर। तो प्राथमिक उपभोक्ता पर जो निर्भर है, तो जाहिर सी बात है द्वितीयक उपभोक्ता जो है वो क्या हो जाएगा? मांसाहारी हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं कौन से पशु आते हैं। इसमें हमारा आता है भेड़िया, क्या? भेड़िया, लोमड़ी, चिड़िया, सांप आदि यह प्रथम मांसाहारी जीव कहलाते हैं। ये क्या कहते हैं? प्रथम मांसाहारी जीव कहते हैं, पहले मांसाहारी जीव कहलाते हैं जो कि मांस का सेवन या मांस को खाते हैं। देखो, इसमें एक आता है चिड़िया। देखो, भेड़िया जो है, भेड़िया भी खा लेता है बकरी वगैरह, भेड़ वगैरह का शिकार करके खा लेता है, खरगोश वगैरह खा लेता है। लोमड़ी जो है वो भी हड्डी वगैरह खाती है। ठीक है, चिड़िया, चिड़िया की बात की जाए, देखो चिड़िया जो है ना वो भी मांसाहारी होती है। कैसे मांसाहारी होती है? मान लो वो हवा में उड़ रही है और नीचे देख लिया उसने कि कोई टिड्ढा या फिर कोई ऐसे जानवर है जो मरा हुआ है या फिर चल रहा है, टिड्ढा से छोटा होता है तो वो चल रहा है, तो उसको उड़ते उड़ते पंजे से मार के खा गई, है ना। हमारे जो खरगोश है, गाय, कोई बड़े जानवर मर गए हैं तो उसके पास जाकर के उसके ऊपर बैठ करके ठुट 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 मार के खा लेते हैं। और सांप जो होते हैं, सांप को तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, वो मेंढक वगैरह खाते रहते हैं, टिड्ढा वगैरह खाते रहते हैं, है ना। तो ये प्रथम मांसाहारी जीव भी कहलाते हैं। कौन? द्वितीयक उपभोक्ता। इतना समझ में आया। जो प्राथमिक उपभोक्ता है वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। किससे द्वारा? प्रकाश के द्वारा। ठीक है, या पूरी तरीके से किस पर निर्भर रहते हैं? पौधों पर निर्भर रहते हैं। देखो, सबसे पहले देखो, उत्पादक जो है, जो उत्पादक होता है, एक बार और क्लियर करता हूं मैं, जो उत्पादक होता है वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जो उत्पादक होता है वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। किसके द्वारा? सूर्य के प्रकाश के द्वारा। ठीक है, यह जो उत्पादक होते हैं इसको स्वयंपोषी भी कहा जाता है। इसमें कौन कौन आते हैं? पेड़, पौधे, शैवाल, ये आते हैं किसमें? उत्पादक में। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा उपभोक्ता। उत्पादक कंप्लीट हुआ, अब आता है हमारा उपभोक्ता। उपभोक्ता जो है यह एक ऐसा जीव है जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है। ठीक है, यह उत्पादक पर निर्भर रहता है। उत्पादक कौन था? पेड़, पौधे, शैवाल। उस पर निर्भर कौन रहता है? उपभोक्ता। अब उपभोक्ता के अंदर भी 3 प्रकार पाए जाते हैं। उपभोक्ता के भी 3 भाग हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। ठीक है, अब बात करते हैं हम प्राथमिक की। तो प्राथमिक उपभोक्ता जो है ये अपना जो भोजन है वो पौधों से लेते हैं। किससे लेते हैं? पौधों से लेते हैं। मतलब कि जो पूरी तरीके से किस पर निर्भर रहते हैं? ये पौधों पर निर्भर रहते हैं। और एक तरफ देखा जाती है क्या होते हैं? शाकाहारी होते हैं। क्या होते हैं? शाकाहारी। इसके कुछ उदाहरण आ जाते हैं, जैसे कि हमारा आता है भेड़, बकरी, खरगोश और टिड्ढा, गाय वगैरह इसमें हमारे आ जाते हैं। ठीक है, ये क्या है? ये हमारे प्राथमिक उपभोक्ता है। अब बात करते हैं द्वितीयक उपभोक्ता की। देखो, प्राथमिक उपभोक्ता किस पर निर्भर था? उत्पादक पे। किस पे? उत्पादक पे, है ना। उत्पादक पे तो था, पेड़ पौधों पे, तो पेड़ पौधों को तो खा रहा है। उसका द्वितीयक उपभोक्ता किस पर निर्भर है? प्रथम जो हमारे प्राथमिक उपभोक्ता है उस पर, यानी भेड़, बकरी, क्योंकि ये शाकाहारी है। ये किसको सॉरी, ये मांसाहारी है। जो द्वितीयक उपभोक्ता है वो मांसाहारी है। किसको खा रहा है? टिड्ढा, भेड़, बकरी, इन सभी को खा जा रहा है। यानी कि प्राथमिक उपभोक्ताओं को खा जाता है कौन? द्वितीयक उपभोक्ता। इतना समझ में आया? यहां तक समझ में आया? नहीं समझ में आया तो एक बार और देख लेना, आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अपना तृतीयक उपभोक्ता। कौन? तृतीयक उपभोक्ता। यह द्वितीय मांसाहारी भी कहलाते हैं। इनको अगर बात की जाए तो क्या कहलाते हैं? द्वितीय मांसाहारी भी कहलाते हैं। यह जीव अपना भोजन प्राथमिक और द्वितीय दोनों उपभोक्ता से भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे कि शेर, बाघ, गिद्ध, बाज आदि। ये क्या है हमारे? ये तृतीयक उपभोक्ता कहलाते हैं। देखो, जो हमारे जो द्वितीयक उपभोक्ता है वो किस क्या क्या खा लेते हैं? वो किस पर निर्भर रहते हैं? प्रथम जो प्राथमिक उपभोक्ता उसके ऊपर, यानी भेड़, बकरी, टिड्ढा वगैरह खा लेते हैं। ठीक है, गाय वगैरह खा लेते हैं। लेकिन वो क्या हुआ? वो प्रथम
उपभोक्ता वो प्रथम मांसाहारी कहलाए, और जो हमारे तृतीयक उपभोक्ता ये द्वितीयक मांसाहारी कहलाता है, और ये अपना भोजन प्राथमिक और द्वितीय दोनों से भोजन प्राप्त करता है। यानी कि गाय को भी खा लेता है, बकरी को भी खा लेता है, भेड़िया को भी खा लेता है, लोमड़ी को भी खा लेता है। ये मतलब द्वितीय को भी खाता है, प्राथमिक को भी खाता है। क्लियर है? हाँ जी क्लियर है। अब एक बार थोड़ा सा एक छोटा सा सर्कल देख लेते हैं, समझे कैसे इसको। देखो सबसे पहले जो हुआ, जैसे ये मान लो हमारा सूर्य है, ठीक है, मैं ब्लैंक पेज पे जाता हूँ वापस से। हाँ देखो, जैसे कि ये मेरा सूर्य है, ठीक है, सूर्य की किरणें पड़ी किस पे? घास पर, ठीक है। घास को किसने खाया? सूर्य ने, सॉरी घास ने यहाँ से बनाया अपना भोजन, ठीक है। इसको किसने खा लिया? हमारे टिड्ढे ने, ठीक है। घास को किसने खा लिया? घास को खरगोश मान लेते हैं, ठीक है। अरे लिख लेना यार आप लोग, खरगोश ने खाया, ठीक है। मान लो खरगोश ने खाया, ठीक है। तो खरगोश ने जब खा लिया तो खरगोश को कौन खा गया? खरगोश को कौन खा गया? सांप खा गया। देखो ये कौन हुआ हमारा? ये उत्पादक हुआ। उत्पादक से मैं आपको वहीं समझाता हूँ, ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा, वहां पे लिखा हुआ है ना। देखो सबसे पहले देखो, ये जो घास है हमारा, ये क्या है? ये उत्पादक है। ये क्या है? उत्पादक है। उसके बाद खरगोश जो है, खरगोश क्या है हमारा? खरगोश जो है हमारा प्राथमिक उपभोक्ता है। क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता है। जो खरगोश है क्या खाएगा? घास खाएगा। वो भेड़िया थोड़ी खा जाएगा, भेड़िया खाएगा? नहीं खाएगा ना। तो खरगोश किसको खाएगा? घास को खाएगा। खरगोश किसको खाएगा? घास को खाएगा, ठीक है। अब जो भेड़िया है, भेड़िया घास खाएगा क्या? नहीं, भेड़िया क्या खाएगा? खरगोश खाएगा। जो भेड़िया है ये क्या है? देखो सबसे पहले देखो, जो भेड़िया है, भेड़िया किसको खा जाएगा? घास को खा, ओ सॉरी खरगोश को खा जाएगा, घास बोल रहा हूं मैं। जो भेड़िया है वो खरगोश को खाएगा। तो खरगोश कौन था? प्राथमिक उपभोक्ता था। भेड़िया कौन का? द्वितीयक उपभोक्ता, ठीक है। और जो शेर है, शेर को कोई मायने नहीं पड़ता, उसको बस मांस खाने से मतलब है। तो ये भेड़िया को भी खा जाएगा, खरगोश को भी खा जाएगा। कौन? शेर। और ये क्या है? तृतीयक उपभोक्ता है, और द्वितीय मांसाहारी भी कहलाता है। कौन? शेर। इतना समझ में आया? एक बार आप लोग इसका रिसाइकल देख लेना, अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। नहीं तो ये भी बहुत आसान है, बहुत ईजी तरीके से इसको समझाया है, ठीक है। देखो देखो, घास हमारा उत्पादक हो गया, ठीक है। जो घास है ये क्या है हमारा? घास जो है हमारा उत्पादक है। खरगोश जो है हमारा प्रथम उपभोक्ता है। भेड़िया जो हमारा द्वितीयक उपभोक्ता है। शेर जो हमारा तृतीयक उपभोक्ता है। समझ में आया इतना? बिल्कुल समझ में आ गया। अब बात करते हैं अपन अपघटक की। किसकी? अपघटक की। अपन ने इधर अभी 3 पढ़ा था, अपन ने यहाँ पे पढ़ा था उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। तो उत्पादक हमने पढ़ लिया। उत्पादक कौन होते हैं? पेड़ पौधे शैवाल, ठीक है। उपभोक्ता कौन होते हैं? उपभोक्ता वो होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, और ये किस पर निर्भर रहते हैं? उत्पादक पर निर्भर रहते हैं, ठीक है। इसमें भी 3 भाग बताए पढ़े हमने, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीयक, ठीक है। इतना समझ में आया? अब आता है हमारा अपघटक। अब क्या आता है हमारा? अपघटक। देखो जो जीव मरे हुए पौधे और जानवरों से भोजन को ग्रहण करे वह अपघटक कहलाते हैं, ठीक है। मान लो जैसे कोई जीव है वो मर गया है जंगल में, मान लो कोई जीव है वो मर गया, तो मरने के बाद क्या होगा? उसको कोई जंगली जानवर तो खाएगा नहीं, मरने के बाद गंध आने लग जाते हैं, कोई जंगली जानवर नहीं खाता उन्हें, तो उसको कौन खा जाते हैं? जीवाणु और जो कवक, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं ना, वो खा जाते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं? वो अपघटक कहलाते हैं, ठीक है। मरे हुए को जो खाते हैं वो अपघटक कहलाते हैं, क्योंकि देखो मरे हुए खाया, उन्होंने पचा के क्या कर दिया? मिट्टी में मिला दिया, है ना। कीड़े लग जाते हैं मरे हुए पे, वैसा ही, ठीक है। इतना समझ में आया? अब देखते हैं परितंत्र के कार्य, ठीक है। जो पारिस्थितिक तंत्र है उसके कार्य क्या है, ठीक है। ऊर्जा प्रवाह, सबसे पहला हमारा क्या आता है? ऊर्जा प्रवाह। ये ऊर्जा प्रवाहित कैसे करता है? देखो परितंत्र के अंदर ऊर्जा के प्रभाव को खाद या फिर ऊर्जा पिरामिड द्वारा समझा जा सकता है। पिरामिड में सबसे नीचे उत्पादक को रखा जाता है। पिरामिड में किसको रखा है? सबसे नीचे उत्पादक को रखा जाता है, तथा द्वितीय और तृतीय उपभोक्ता को उत्पादक के ऊपर रखा जाता है। यानी कि अगर बात की जाए तो मैं एक यहाँ पे बना देता हूँ कि ये पिरामिड है, ठीक है। ये क्या है? पिरामिड है। ये एक रेखा ये रही, एक रेखा ये रही। यहाँ पे कौन आ जाएगा? यहाँ पे हमारा आ जाएगा, मैं 1 2 लिख देता हूँ। यहाँ पे हमारा उत्पादक, ठीक है। यहाँ पे हमारा द्वितीय उपभोक्ता और यहाँ पे हमारा तृतीय उपभोक्ता। ये क्या है? ये हमारा पिरामिड है, और इसी का ऊर्जा नियम कहते हैं। तो ऊर्जा नियम कैसे कहते हैं वो चलो मैं आपको आगे समझाता हूं, ठीक है। तथा द्वितीय और तृतीय उपभोक्ता को उत्पादक के ऊपर रखा जाता है। उत्पादक के ऊपर रखा जाता है द्वितीय और तृतीय को, उत्पादक के ऊपर। उत्पादक कौन था? हमारा पेड़ पौधे शैवाल, जो सूर्य डायरेक्ट अपना स्वयं पोषी थे, जो अपना भोजन स्वयं बनाते थे, ठीक है। और जो द्वितीय उपभोक्ता था वो किस पर निर्भर था? उत्पादक पे। और जो तृतीय उपभोक्ता था वो किस पर निर्भर था?
वो था हमारा द्वितीय पे। ठीक है, यहां तक समझ में आया। देखो अब उत्पादक सूर्य की रोशनी की मदद से, जो हमारा उत्पादक यानी जो पहला है, जो पहले नंबर वाला उत्पादक, ये सूर्य की रोशनी की मदद से स्वयं खाना बनाता है। क्या करता है? प्रकाश संश्लेषित करके स्वयं खाना बनाता है, तथा प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादक की कुल ऊर्जा से केवल 10% भाग ले पाता है। जैसे कि इसने क्या किया, अपना भोजन बनाया, भोजन खाने के बाद इसके पास कितनी आ गई, 1000, मान लो 100, 1000 मान लेते हैं अपन। ठीक है, 1000 इसके पास आ गई ऊर्जा, 1000% की ऊर्जा आ गई। ठीक है, अब इसको किसने खा लिया? प्राथमिक जो हमारा उत्पादक है, उत्पादक कौन खा गया? द्वितीयक उपभोक्ता। जो द्वितीयक उपभोक्ता ने जब इसे खाया तो इसके अंदर कितनी जाएगी, इसके अंदर कितनी ऊर्जा जाएगी? ओनली ऑन 10%। ठीक है, तो 1000 का 10% कितना हो गया? 100। 1000 का 10% कितना हो गया? 100। 100% ऊर्जा किसके पास चलेगी? द्वितीयक के पास। किसके पास? द्वितीयक के पास। इतना समझ में आया? अब उसके बाद द्वितीयक को कौन खा जाएगा? तृतीयक। तो तृतीयक के पास कितनी ऊर्जा जाएगी? ओनली ऑन 10%। कितनी जाएगी? ओनली 10%। तो इसको अगर बात की जाए ना तो इसको क्या कहते हैं हम? 10% का नियम भी कहते हैं। ठीक है, उत्पादक सूर्य की रोशनी की मदद से स्वयं खाना बनाते हैं, तथा प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादक की कुल ऊर्जा से केवल 10% भाग ले पाता है। ये समझ में आया? द्वितीयक उपभोक्ता, जो हमारा द्वितीयक उपभोक्ता है, प्राथमिक उपभोक्ताओं की ऊर्जा का 10% भाग ग्रहण कर पाते हैं। इस नियम को 10% नियम भी कहा जाता है। इस नियम के अनुसार एक स्तर से दूसरे स्तर में केवल 10% ऊर्जा ही जाती है या पहुंचती है या प्राप्त होती है। हाँ जी, समझ में आया। देखो ये हमारा एक पिरामिड है। ठीक है, पिरामिड में सबसे पहले हमारा आता है उत्पादक, उसके बाद हमारा आता है द्वितीयक उपभोक्ता, उसके बाद हमारा आता है तृतीयक उपभोक्ता। इतना समझ में आया? उसके बाद देखो जो हमारा उत्पादक है, ये क्या करेगा? सूर्य की रोशनी से इसने भोजन बनाया, इसके पास कितनी एनर्जी आ गई? 1000 आ गई। ठीक है, कितनी आ गई? 1000 आ गई। फिर जो उत्पादक है, उत्पादक को किसने खा लिया? द्वितीयक उपभोक्ता ने। द्वितीयक उपभोक्ता के पास कितनी चली गई? 10%। ओनली कितनी? 10%। तो 1000 का 10% कितना होगा? 100%। ठीक है, तो 100% ऊर्जा किस पे चली गई? 100 कैलोरी ऊर्जा किसके पास चली गई? 100 किलो ऊर्जा हमारे द्वितीयक उपभोक्ता के पास चली गई। ठीक है, उसके बाद द्वितीयक उपभोक्ता को कौन खा जाएगा? तृतीयक उपभोक्ता, शेर, चीता, लोमड़ी, गिद्ध वगैरह। ठीक है, तो इसके पास जब चले गई तो 100% का 10% इसके पास गया, इसके पास कितनी ऊर्जा गई? ओनली 10%। कितनी? 10%। तो इसे क्या कहते हैं? 10% का नियम भी कहते हैं। समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार और देखो और आप खुद ट्राई करो। बहुत सिंपल है, बहुत आसान तरीके से हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं यहाँ पे खाद्य श्रृंखला। क्या पढ़ने वाले हैं अब हम? खाद्य श्रृंखला। ठीक है, तो इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं अपन। खाद्य श्रृंखला, देखो खाद्य श्रृंखला उत्पादकों से शुरू होकर उपभोक्ताओं पर खत्म होती है। किससे शुरू होकर? उत्पादक से शुरू होकर के, यानी प्रथम से शुरू होकर के किस पे खत्म होती है? उपभोक्ता पर। ठीक है, परितंत्र के अंदर सभी जीव जिंदा रहने के लिए एक दूसरे पर निर्भर है। कैसे निर्भर है? देखो घास है निर्भर किस पे? सूर्य पर। सूर्य पर निर्भर है कौन? हमारे घास। ठीक है, घासों पर निर्भर कौन है? हमारे खरगोश, टिड्डा, शैवाल, जो उत्पादक हैं। उसके बाद ये द्वितीयक, ठीक है, सॉरी प्रथम उपभोक्ता। ठीक है, प्रथम उपभोक्ता मान लेते हैं। ठीक, प्रथम उपभोक्ता में एक लिख दिया। उसके बाद अब देखो द्वितीयक उपभोक्ता क्या करेंगे? द्वितीयक किस पर निर्भर है? हमारे गाय, भेड़िए, सांप, इन पे निर्भर कौन है? इन पे निर्भर हमारे द्वितीयक उपभोक्ता। ठीक है, द्वितीयक उपभोक्ता के ऊपर निर्भर कौन है? हमारे तृतीयक उपभोक्ता, यानी शेर, चीता, बाघ, ये सभी किस पे है? द्वितीयक उपभोक्ता पे। तो इसी तरीके से एक दूसरे पर निर्भर है। हर एक जीव दूसरे जीव का खाना बन जाता है। हर एक जीव क्या है? एक दूसरे का खाना बन जाता है। इसी तरह एक खास श्रृंखला लगातार चलती रहती है। जैसे घास है, घास को खाया किसने? खरगोश ने। खरगोश है, खरगोश को कौन खाएगा? भेड़िया। भेड़िया है, भेड़िया को कौन खा जाएगा? शेर। क्या हुआ? भेड़िया को किसने खा लिया? शेर। तो क्या है? ये एक खाद्य श्रृंखला है जो एक दूसरे से जुड़ी हुई है। समझ में आया? हाँ जी, अब बढ़ते हैं आगे। खाद्य जाल। क्या? खाद्य जाल। तो खाद्य जाल क्या होता है? बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं मिलकर खाद्य जाल बनाती हैं। खाद्य जाल बनाती है। खाद्य जाल खाद्य श्रृंखलाओं का नेटवर्क जाल है, या नेटवर्क या जाल कह सकते हैं, जाल है। एक जीव बहुत सारी श्रृंखलाओं का भाग हो सकता है या होता है। ठीक है, एक जीव बहुत सारी श्रृंखलाओं का भाग होता है।
इसको आप लोग एक बुक में देख लेना, बुक में काफ़ी अच्छा एक उदाहरण दिया हुआ है, नहीं तो मैं आपको एक ब्लैंक पेज पे समझा देता हूँ बना के। सो फ्रेंड, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, मैंने यहाँ पे एक चित्र इमेज लगा रखी है, ठीक है। मैंने सोचा व्हाइट पेज पे अब मुझे लिखना पड़ेगा, इसलिए मैंने एक स्क्रीनशॉट ही लगा दिया है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले जो हमारा है, ये कौन है? ये हमारा उत्पादक है। ये कौन हमारा? उत्पादक, यानी घास है। तो हमें उत्पादक नहीं जानना है, हमें बस सीधा सीधा ये जानना है कि खाद्य श्रृंखला कैसे चलती है, यानी खाद्य जाल कैसे चलता है। देखो, उत्पादक है, ठीक है। उत्पादक को यानी घास को कौन खाएगा? टिड्डा खाएगा, ठीक है, टिड्डा खाएगा। उसके बाद कौन खा रहा है इसको? खरगोश भी खा रहा है। उसके बाद इसको कौन खा रहा है? चूहा भी खा रहा है, ठीक है। अब देखो, अब इतना हो गया। इतना जब कुछ हो गया तो अब यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे। देखो, टिड्डे को कौन खा जाएगा? छिपकली। टिड्डे को कौन खा जाएगा? छिपकली, ठीक है। टिड्डे को कौन खाया? छिपकली। छिपकली को कौन खा जाएगा? बाज, चील। क्लियर है? खरगोश को कौन खा जाएगा? चील। क्लियर है? चूहे को कौन खा जाएगा? चील। और अगर चील से बच गया तो चूहे को कौन खा जाएगा? सांप। और अगर सांप ने खा लिया तो चील बोलेगा, ए तू मेरा भोजन खा गया। अब सांप को भी कौन खा जाएगा? चील खा जाएगा। तो ये क्या है? एक ये खाद्य जाल यानी खाद्य श्रृंखलाएं चलती रहती हैं जो कि एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। घास को कौन खाए? टिड्डा भी खा रहा है, खरगोश भी खा रहा है, चूहा भी खा रहा है, ठीक है। टिड्डा को कौन खा जाएगा? छिपकली। छिपकली को कौन खा जाएगा? बाज खा जाएगा। खरगोश किसको खा जाएगा? खरगोश खा रहा है घास को। घास को, खरगोश को कौन खा जाएगा? बाज खा जाएगा, ठीक है। घास को किसने खाया? चूहे ने। चूहे को कौन खा गया? सांप ने। नहीं तो सांप से बच गया तो खरगोश को बेचारा कौन उठा के ले जाएगा? बाज ले जाएगा। और गलती से अगर सांप ने खा लिया, सांप ने खा लिया, तो बाज क्या बोलेगा? ये गद्दारी कर बे, तू हमरा खाए गेल भोजन। तो सांप को उठा के कौन ले जाएगा? पंजों में दबा के? बाज ले जाएगा। तो इसी तरीके से खाद्य जाल, खाद्य श्रृंखला चलती रहती है। मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। एंड पूरा एक डायग्राम देख लो, ऐसा ही डायग्राम आपके पास आएगा और आपको बताना होगा पेपर में कि आखिर ये क्या है। तो इतना क्लियर हुआ। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आपको खाद्य जाल, देखो खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल और ये खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल और क्या था, और हमने क्या पढ़ा था? ऊर्जा प्रवाह, ठीक है। ये सारी चीजें जो परितंत्र के जो कार्य हैं, परितंत्र के कार्य आपको समझ में आ गए, कैसे चल रहा है, एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं, ये सारी चीजें समझ में आ गई। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा जैव भू रसायन चक्र। क्या है? जैव भू रसायन चक्र, यानी जैव क्या है? जीवित, भू क्या है? हमारी धरती, रसायन क्या है? एक रासायनिक पदार्थ है। और इसका चक्र किस तरीके से चलता है वो देख लेते हैं, ठीक है। देखो, जैव भू रासायनिक चक्र हमारी पृथ्वी के अंदर कुछ रासायनिक तत्व होते हैं। हमारी पृथ्वी के अंदर क्या है? कुछ रासायनिक तत्व है जिन्हें भू रसायन कहा जाता है। जिन्हें क्या कहा जाता है? भू रसायन कहा जाता है। देखो, बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में नोट्स लिखे हुए हैं। अगर आप लोगों ने इसको पढ़ लिया, सही से अगर याद कर लिया, आपने ज्यादा नहीं 2 से 3 बार इस वीडियो को देख लेना, मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। 80 to 90% तो आपको समझ में आ ही जाएगा। बाकी आप लोग खुद ही समझदार हो, जब बीए में पढ़ रहे हो तो आप लोगों को आ जाएगा, है ना। तो बना के बस पेपर में लिखो, पास हो जाओ। और बाकी आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मेरे ऊपर बना रहा तो इसी तरीके से हमारी वीडियोस आती रहेंगी। एंड आगे मैं और ट्राई करूंगा कि अच्छे से अच्छे तरीके से समझाऊं और अच्छे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूं, ठीक है। अब देखो, जो हमारी पृथ्वी है उसके अंदर क्या है? बहुत सारे रासायनिक तत्व पाए जाते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? भू रसायन कहते हैं, ठीक है। तो अब कौन से तत्व पाए जाते हैं वो देख लेते हैं। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम तथा खनिज। खनिज में क्या जाता है? हमारा लोहा, पेट्रोलियम गैस, ये सभी चीजें जो है हमारी हीरा, सोना, ये सभी हमारे क्या खनिज में आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ऊपर के सारे अजैविक तत्व, ऊपर के जो सारे ये अजैविक तत्व, ये लोग, ये क्या है? अजैविक का मतलब क्या होता है? देखो, जैविक और अजैविक, तो जैविक और अजैविक जानना बहुत जरूरी है। तो पहले हम देख लेंगे जैविक क्या है और अजैविक क्या है, ठीक है। देखो, अजैविक मैं बता देता हूं। अजैविक जो होता है, अजैविक का मतलब होता है निर्जीव, जिसके अंदर जान ना हो, जिसके अंदर जान ना हो। और ये पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, खनिज, क्या इनके अंदर जान होती है? क्या इनके अंदर जान होती है? क्या ये हिल सकते हैं अपनी मर्जी से? ऐसा नहीं कि हमने हाथ से हिला दे रहे भाई तो हिल रहा है, नहीं हिल सकते ना, नहीं हिल सकते। खनिज जैसे लोहा है, लोहा मैंने छत पर रख दिया, क्या वो अपनी मर्जी से हिल सकता है? नहीं हिल सकता। तो इनके अंदर जान नहीं है। तो ये क्या है? अजैविक तत्व है। और जैविक क्या होती है? जिनके अंदर जान होती है। जैसे कि हम, पेड़ पौधे भी एक तरह देखा जाए तो जैविक में ही आते हैं, एक तरह से जैविक में ही आते हैं। क्योंकि पेड़ मरने के बाद क्या होता है? वो टूट, वो अजीब सा हो जाता है, पत्ते सूख जाते हैं। लेकिन जब जीवित रहता है तो हरे रहते हैं और अलग ही स्वैग रहता है उसका, ठीक है। तो जैविक अजैविक में अंतर समझ में आया? नहीं आया?
तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा आप लोग मेहनत करो, समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा बैक करो और फिर देखो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। यानी जैविक का मतलब यह है जिसके अंदर जान हो, और अजैविक का मतलब यह है जिसके अंदर जान ना हो, ठीक है। अजैविक तत्व पेड़ पौधों की जड़ों द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। जितने भी ये अजैविक तत्व है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, ये क्या है, पौधों की जड़ों के द्वारा क्या करते हैं, ग्रहण किए जाते हैं। क्यों ग्रहण करते हैं, उनको भी खनिज की आवश्यकता होती है, इसलिए वो लोग ग्रहण करते हैं अपनी बढ़ोतरी, अपने विकास के लिए। कौन, पेड़ पौधे, ठीक है। जिससे यह सभी रासायनिक तत्व जैविक रूप में आ जाते हैं, जिससे ये सभी क्या होते हैं, जैविक रूप में आ जाते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया। भू रसायन चक्र समझ में आ गया। देखो ये जो हमारी पृथ्वी के अंदर जो है कई सारे रासायनिक तत्व पाए जाते हैं जिन्हें हम भू रसायन चक्र, भू रसायन कहते हैं, ठीक है। जैसे इसमें आ जाता है हमारा पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, खनिज, ये सभी क्या है हमारे, ये सभी जो है हमारे, ये है अजैविक तत्व है, ठीक है। तो ये जितने भी अजैविक तत्व है ये किसके अंदर पाए जाते हैं, जमीन के अंदर पाए जाते हैं, भूमि में। और पेड़ को हम कहाँ लगाते हैं, आसमान में नहीं ना, भूमि पे लगाते हैं। उसकी जड़ें कहाँ जाती है, जमीन के नीचे। उसकी जड़ों को क्या चाहिए होता है, खनिज चाहिए होता है, कैल्शियम, रसायन चाहिए होता है बढ़ने के लिए, अपने विकास के लिए। तो क्या करते हैं, इनको अपने अंदर ग्रहण कर लेते हैं। तो ये अजैविक जो निर्जीव तत्व है जिनके अंदर जान नहीं है, वो क्या है, पेड़ क्या ग्रहण करने के बाद वो जब पेड़ में चले जाते हैं तो किस में आ जाते हैं, एक जैविक यानी जीवित में, जीवित रूप में आ जाते हैं। समझ में आया। जितना कुछ अभी हमने पढ़ा ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई। अगर नहीं समझ में आई ना, थोड़ा सा मेहनत करो और थोड़ा सा बैक करके एक बार और देखो, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों को नींद ना आए, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपना नेक्स्ट, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है पारिस्थितिक उत्पादकता। क्या है, पारिस्थितिक उत्पादकता। पेड़ पौधों द्वारा एकत्रित की गई ऊर्जा और उनकी मात्रा को उत्पादकता कहते हैं, ठीक है। पारिस्थितिक उत्पादकता, ये पेड़ पौधों के द्वारा जो एकत्रित की गई ऊर्जा होती है, यानी जमा की गई ऊर्जा होती है, उसको हम क्या कहते हैं, उत्पादकता या उत्पादकता कहते हैं। उत्पादकता को प्रभावित और निर्धारित करने वाले कारक होते हैं सूर्य की मात्रा, सौर ऊर्जा को आहार ऊर्जा में बदलने की क्षमता, यानी जो सौर ऊर्जा है उसको अपने भोजन रूप में बदलने की ऊर्जा से ही हमें उसकी क्षमता का पता चलता है। कितना क्लियर है। देखो ये उत्तर का कुछ खास टॉपिक नहीं था, इसलिए मैंने इतने पूरे पॉइंट तो काफी लंबा था, मैंने पढ़ा तो मुझे बस यही एक थोड़ा सा लगा जो बताने लायक था, बाकी कुछ भी नहीं है। देखो पेड़ पौधों के द्वारा एकत्रित की गई ऊर्जा को क्या कहते हैं, हम उत्पादकता कहते हैं, ठीक है। जो उत्पादकता होता है उसको प्रभावित या निर्धारित करने वाले कुछ कारक होते हैं, जैसे कि सौर ऊर्जा की मात्रा, यानी कि जो सौर की जो ऊर्जा आ रही है, यानी धूप है, जैसे ठंडियों में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण कम होता है और गर्मियों में ज्यादा होता है। ज्यादा होने की वजह क्या है, उसमें धूप कड़ी रहती है। सर्दियों गर्मियों में क्या है, धूप जो है कड़ी रहती है, और सर्दियों में धूप कमजोर रहती, कम रहती है, ठीक है। लेकिन सर्दियों में क्या है, उन्हें पानी की ऊर्जा की ज्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि उनको अपने आप को जीवित रखना होता है, जिससे जमीन से वो पानी खींचते हैं, तो उसके में ऊर्जा ज्यादा खपत होती है, क्योंकि धूप तेज होती है, पत्ते सूखते हैं उसके, है ना, गर्मियों में पत्ते सूखते हैं ना गर्मी की वजह से। तो इस वजह, इन सभी कारणों की वजह से क्या होता है, उसकी क्षमता को निर्धारित करता है, ठीक है। यानी कितनी क्षमता है उसको निर्धारित करता है। कोई खास पॉइंट नहीं है, ये आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, और मैं कहूँ तो ये 90% नहीं आएगा, ठीक है, ये टॉपिक। बाकी आप लोग पढ़ो, पढ़ने के लिए बहुत अच्छा है, कम से कम पता होना चाहिए कि ऊर्जा को निर्धारित करने के कारक है कौन, क्या क्या है, ठीक है। अब हमारा आता है पारिस्थितिक परितंत्र या पिरामिड, ठीक है। तो आज की वीडियो को हम यहीं पे एंड करेंगे। ये जो हमारा टॉपिक है पारिस्थितिक परितंत्र पिरामिड, इसको हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो जो है लंबी हो चुकी है काफ़ी ज़्यादा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं पार्ट 2 में। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।